हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था। तो अगर हमें O2 और CO2 का एक्सचेंज कराना हो, है ना, O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर आना, तो ये एक्सचेंज कराना हो जब हमें गैसेस का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। और अगर हमें O2 और CO2 जैसे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका अगर हमें ट्रांसपोर्ट कराना हो तो उसके लिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चीज़ को पढ़ने से पहले उसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्या करता है, जो हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन है, देखिए ये ट्रांसपोर्ट कराता है, जो भी हमने पढ़ा कि ये CO2 का ट्रांसपोर्ट कराता है, O2 का ट्रांसपोर्ट कराता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, जैसे ग्लूकोज को इधर से सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर देता है ब्लड। ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, जो हमारी ग्लैंड होती है, हमारे ऊपर सबसे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी होते हैं, वहाँ से हार्मोन जो स्क्रीट आउट होते हैं, तो उनको पूरी बॉडी के अंदर जो फंक्शन कराता है। ठीक है, तो ये सभी हार्मोन्स को भी तो ट्रांसपोर्ट करता है ये सभी चीज़ों का। और ये मेंटेन में भी हेल्प करता है। मेंटेन का मतलब ये सब इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, हमारे हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, हीमोस्टेसिस को करता है। देखिए देखो कैसे कैसे करता है। होम्योस्टासिस और हीमोस्टासिस, ये दोनों टर्म सेम लगती हैं लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए होम्योस्टासिस, होम्यो इसमें मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, मतलब मैं बॉडी का pH है, आयंस हैं, टेम्परेचर है, उनको मेंटेन करता है। और हीम जब भी वर्ड आता है वो ब्लड से रिलेट होता है। तो हीमियोस्टासिस का मतलब होता है हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है, मतलब ब्लड के अंदर इतना साल्ट होना चाहिए, इतने आयंस होने चाहिए। बाहर हमारे ब्लड के जो बाहर साइड है सेल्स के, वहाँ पे पोटाशियम ज़्यादा ज़रूरी, वो अंदर जो होता है ना इंटरसेलुलर, तो पोटाशियम होता है, आयन ज़्यादा होते हैं। जो बाहर होते हैं वहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, तो सभी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हो गया ट्रांसपोर्ट करता है और मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी का क्या होता है कि देखो अगर हमने कोई भी ट्यूब ली, हमने उसमें तीनों चीज़ें हैं, अभी मिक्सअप है सभी चीज़ों का, तो उसके अंदर क्या है, देखिए ब्लड सेल्स भी हैं, ठीक है, प्लाज्मा भी है और सीरम भी है। तो सबसे जो नीचे मिलेगा ना वो ब्लड सेल्स मिलेंगी, फिर उसके बाद प्लाज्मा, फिर सबसे ऊपर मिलता है सीरम। तो डेंसिटी ब्लड सेल्स की सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लाज्मा की, फिर सीरम की। देखिए हम प्लाज्मा बोलते किसको हैं, देखिए ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, ब्लड है, ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन्हीं को ब्लड सेल्स बोलते हैं। देखिए अगर हमारे ब्लड में से हम इन सेल्स को हटा दें, ब्लड में से हमने तीनों सेल्स को हटा दिया, WBC को, RBC को, प्लेटलेट्स को, इनको तीनों को हटा दिया, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और अगर हमने प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया, प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हमने उन क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया तो वो बन जाता है सीरम। क्या एक क्वेश्चन है, क्या प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। जब हम उसकी नीड होती है ना, जैसे कि हमें चोट लग जाती है तब हमारा ब्लड बाहर आता है। ठीक है, और वो थोड़ी सी देर के अंदर ही क्लोट भी हो जाता है, उस पर रेडिश, और एक दिन के बाद 2 दिन के बाद मतलब उस पर एक रेडिश से ही लेयर बन जाती है ना, वो जम जाता है, बिल्कुल वो ठीक होने लगता है। डेड सेल्स जो होती हैं वो उस पर ऊपर आ जाती है, डेड सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें चोट लग गई तो उसी टाइम पर उसकी नीड हुई है कि भाई इसको जमाओ। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर की नीड हुई है, उसी टाइम पर वो एक्टिव होगा, वरना वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा बनता कहाँ पे है, प्लाज्मा बनता है हमारे लीवर के अंदर। ठीक है, और प्लाज्मा में से जब हम क्लोटिंग फैक्टर हटा देते हैं ना तो सीरम बन जाता है। कौन सा क्लोटिंग फैक्टर, मेलियम फाइब्रिन और क्लोटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट करते हैं। ठीक है, इनको हटाते हैं तभी वो सीरम बनता है। अब हम पढ़ते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो देखिए बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं 2, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर में क्या होता है, विद इन द सेल्स, इंट्रासेलुलर विद इन द सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल। देखिए इंट्रासेलुलर विद इन द सेल में pH होता है 7 अगर सेल्स के अंदर है, क्योंकि अगर उसका ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी तो किसी का नहीं होता। अगर सेल्स के अंदर एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा तो सेल्स डैमेज हो जाएंगी ना। तो उसके बदले में उसमें न्यूट्रल होता है 7 पे, pH कितना होता है 7, न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। और मोस्ट अबंडेंट कैटायन कौन सा होता है, पोटासियम, जो भी हमने बात भी की थी। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, pH उसका 7.4 होता है, जो आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल, उसका pH होगा 7.4 अल्कलाइन। और मोस्ट अबंडेंट कैटायन होते हैं सोडियम। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी 3 तरह से होता है। एक तो होता है देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब होता है आउटसाइड द सेल, मतलब ये कोई सेल है और इसके बाहर
ठीक है। इसके बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब एक होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, मतलब कोई वेसल्स बनी हुई है और उनके अंदर उनके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कैसे ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ये इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है। ट्रांससेलुलर, ट्रांससेलुलर का मतलब जो हमारे विसरल ऑर्गन जैसे कि हमारी बॉडी कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी ब्रेन कैविटी है वहाँ पे प्रेजेंट है ये फ्लूइड, स्पाइनल कोड है वहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट है, हमारी आइज़ के अंदर एक्वस ह्यूमर है वहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर बहुत से, मम्मी पीछे करेंगे, प्लाज्मा के अंदर बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, वाटर, एंजाइम, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, वेस्ट प्रोडक्ट और गैसेस। वाटर जो प्रेजेंट होता है वो 92% में वाटर प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर वाटर ही प्रेजेंट होता है। एंजाइम जो होता है वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कैसे, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, LDH, SGPT। प्रोटीन कितना होता है, 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। गैसेस प्रेजेंट होते हैं, CO2, O2, ठीक है। इस तरह से यूजफुल प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, ये सभी के सभी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए एक मूवी आती है KGF, तो उससे याद रखना, इसका K की जगह लगना AGF, तो याद करना A से एल्ब्यूमिन, और इसी सीक्वेंस में करना AGF। तो A जो है एल्ब्यूमिन, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। ये क्वेश्चन आता है प्लाज्मा के अंदर कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो होता है एल्ब्यूमिन। फिर है G, तो ग्लोबुलिन, फिर हमारा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है 38%, और सबसे कम होता है F, फाइब्रिनोजन, ये होता है 7%। अब जो फाइब्रिनोजन होता है ना, वो क्लोटिंग करता है ब्लड की, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, मतलब वाटर मोलिक्यूल है तो वाटर मोलिक्यूल इधर उधर ना जाए, वेसल्स इधर उधर ना चले जाए, तो वाटर को होल्ड करके रखता है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसके चारों तरफ ये ऐसे इसको पकड़ के रखेगा एल्ब्यूमिन। अगर अब ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होता है, हमें मरमस और क्वासिको डिजीज हो जाती है, ओके। मरमस और क्वासिको डिजीज हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या कराता है, हमें इम्यूनिटी भी देता है और ट्रांसपोर्ट भी कराता है। ट्रांसपोर्ट कैसे, देखो 3 होती है ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या करेगा, कॉपर का ट्रांसपोर्ट, बीटा क्या कराएगा, आयरन का ट्रांसपोर्ट, तो दोनों ट्रांसपोर्ट हो गया। और जो एक गामा होता है ना, ये हमें इम्यूनिटी देता है, क्योंकि लिम्फोसाइट के ऊपर होता है, ये हमें एंटीबॉडी बनाता है, तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ग्लोबुलिन ने क्या, इम्यूनिटी भी दी और ट्रांसपोर्ट भी कराया, किसका, कॉपर का और आयरन का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो एक्ट करते हैं क्लिनिकल इंडिकेटर की तरह, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि हमें मतलब हमारी हेल्थ के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है एंजाइम से। देखिए अगर जब भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर ही चाहिए होते हैं। अमाइलेज और लाइपेज है, ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी अमाउंट बढ़ गई है ना, ये बढ़ गया, अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम बढ़ गए, तो क्या होता है, हमें पैनक्रिएटिक डिजीज़ हो जाती है। क्या हो जाता है, पैनक्रिएटिक डिजीज़ हो जाती है। तो ये एंजाइम जब बढ़ गए, अगर ये इनकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो ये ब्लड के अंदर लीकेज होने लग जाते हैं, और फिर जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ये दोनों हमें शो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही LDH है, अगर हम बहुत ही स्पाइसी फूड, ऑयली फूड खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे LDH एंजाइम निकलता है, ठीक है। LDH एंजाइम निकलेगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो फिर ये हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो LDH उस रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। फिर वो डॉक्टर बताया करते हैं कि ऐसे स्पाइसी फूड मत खाइए, ये मत करिए, ठीक है। तो ये ब्लड के अंदर मतलब ये मतलब वो होते हैं, रिपोर्ट के अंदर मेंशन हो जाते हैं। SGPT, SGOT, ये एंजाइम कौन से हैं, SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, ठीक है। ये एंजाइम भी ऐसे ही हैं, ये दिख जाते हैं उसके अंदर। अब देखिए एक टॉपिक है कि हीमोपोइसिस क्या होती है, कि ब्लड की जो सेल्स होती हैं उन जब वो बनती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। देखो हीम आ गया, हीम मतलब ब्लड की सेल्स का बनना हीमोपोइसिस होता है। अब देखिए ब्लड की सेल्स जो होती हैं, जब बच्चा है अपनी माँ के गर्भ में ही है, अभी वो उसने जन्म नहीं लिया, तो क्या ब्लड सेल्स उसके अंदर बन रही है, तो वो कहाँ बन रही है, हमारे ब्लड जो की सेल्स जो बनती है वो 4 जगह बनती है जब बच्चा जन्म लेता है।
3 जगह तो माँ के गर्भ के अंदर ही बन जाती है। जब 3 to 6 वीक तक जो हमारी ब्लड सेल्स बनती है वो योक शैक के अंदर बनती है, माँ के पेट के अंदर योक शैक के अंदर बनती है बच्चे के उसमें। फिर 6th मंथ से वीक से लेके और जो जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक स्प्लीन और लीवर के अंदर बनती है। और जब बच्चा का जन्म आफ्टर बर्थ जब उसका जन्म हो जाता है उसके बाद अडल्ट में रेड बोन मैरो के अंदर हमारी रेड जो आरबीसी है वो बनती है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग से ही एब्सेंट नहीं होता, उसके बाद में वो बाद में न्यूक्लियस छोड़ती है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आरबीसी को बनाएगा कौन? आरबीसी को एचएससी का मतलब होता है स्टेम सेल्स। कौन सी स्टेम सेल्स? हीम वही ब्लड से रिलेट आ गया। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो प्रो अर्थ्रोब्लास्ट बनाएंगी, फिर प्रो अर्थ्रोब्लास्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनाएगी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनाएगी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट लेटर नॉर्मोब्लास्ट बनाएगी। और लेटर नॉर्मोब्लास्ट जो होता है वो न्यूक्लियस को रिजेक्ट करेगा, उसने न्यूक्लियस को हटा दिया और रेटिकुलोसाइट बना दिया, तो और फिर रेटिकुलोसाइट आरबीसी बना देगी। तो न्यूक्लियस एब्सेंट किसके अंदर है? रेटिकुलोसाइट में और आरबीसी में, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। इन सभी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो प्रो अर्थ्रोब्लास्ट होता है ना, यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है प्रो अर्थ्रोब्लास्ट में। अब देखिए डेफिशिएंसी, अगर हमारे बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो नॉर्मोब्लास्ट होता है ना, ये नॉर्मोब्लास्ट ये ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, रेटिकुलोसाइट नहीं बनाता, ठीक है। रेटिकुलोसाइट नहीं बनाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट एनीमिया, उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट एनीमिया, क्योंकि O2 की डेफिशिएंसी होगी। देखिए नॉर्मेलोब्लास्ट ने क्या किया? नॉर्मेलोब्लास्ट फोलिक एसिड की कमी हो गई, नॉर्मेलोब्लास्ट ऐसा का ऐसा ही रह गया, रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि फोलिक एसिड चाहिए इसको कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए? इसको कन्वर्ट होने के लिए फोलिक एसिड की नीड होती है, फोलिक एसिड की नीड होती है इसको कन्वर्ट होने के लिए। और जैसे कि मान लो ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, तो इसमें O2 को ट्रांसपोर्ट करने की पावर ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल खाली है, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। और इस सेल्स के अंदर ये बन गया ये नॉर्मोब्लास्ट। अब इसने नॉर्मोब्लास्ट ने अपनी जगह घेर ली ना, इसने नॉर्मोब्लास्ट में बड़ा सारा न्यूक्लियस बन गया। अब इसमें O2 की कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो O2 की डेफिशिएंसी हो गई, O2 ट्रांसफर इफेक्ट हुआ है, तो हमें एनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है ताकि आरबीसी का काउंट अच्छा रहे। अब विटामिन B12 जो होता है वो आरबीसी की मैचुरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें पेरिइनसियस एनीमिया हो जाता है। तो 2 तरह से एनीमिया, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। इसीलिए ही प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड की टैबलेट भी दी जाती है और विटामिन B12 की भी, ओके। देखिए ये इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है कि पैराइटल सेल होती है हमारे स्टमक के अंदर, वो क्या सिक्रेट करती है? पैराइटल सेल ने क्या सिक्रेट किया? HCl भी सिक्रेट किया और इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट किया। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? B12 को एब्जॉर्ब कराता है, क्या B12 को एब्जॉर्ब करता है। और जब पैराइटल सेल हमारी डैमेज हो जाती है तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ नहीं हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं हुआ तो B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ। अब चाहे हम कितना भी B12 ले लें, कितना भी हम दही वगैरह अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन हमें B12 मिल तो रहा है, लेकिन उसका एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है क्योंकि पैराइटल सेल हमारी डैमेज हो चुकी हैं, तो फिर B12 की तो कमी होगी ही। तो इसी वजह से पैराइटल सेल डैमेज होते इंट्रिंसिक फैक्टर घट जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर से B12 भी डिक्रीज हो जाता है, तो फिर हमें पेरिन्सियस एनीमिया हो जाता है। 2 तरह से एनीमिया हमने पढ़ लिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पेरिन्सियस एनीमिया। दोनों तरह का एनीमिया एक फोलिक एसिड से होता है और एक विटामिन B12 की कमी से होता है, ओके। थैंक यू।